बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 10 को स्टडी करने जा रहे हैं। क्लास 10th का फिज़िक्स चैप्टर नंबर 10 क्या है? क्लास 10 चैप्टर नंबर 10 फिज़िक्स सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। क्लास 10th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 10 क्या हमारे पास? सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। हमें अंदाज़ा चैप्टर के नाम से ही हो जाता है कि इस चैप्टर में हमारा वास्ता किन किन चीज़ों से पड़ सकता है। अब हम देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमने किस चीज़ को स्टडी करना है। सिंपल हार्मोनिक मोशन। पहले इसको देखते हैं क्या होता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? नाम से ही कुछ इंडिकेट करता है। सिंपल मीन सिंपल सादा, मोशन मीन कोई जिस्म जो मोशन में है, हरकत में है, मूवेबल पोजीशन पे है। सादा हरकत। मेन पॉइंट हमारे पास क्या रह गया? हार्मोनिक। हार्मोनिक कहते हैं कोई जिस्म जो वाइब्रेट करता है। फिजिक्स के अंदर हम हार्मोनिक को किस चीज़ में स्टडी करते हैं? हार्मोनिक को हम वाइब्रेशन में, और इसको हम दूसरा नाम देते हैं ऑसिलेशन का। ऑसिलेशन और वाइब्रेशन को हम क्या कहते हैं? हार्मोनिक में स्टडी करते हैं। हमें इस नाम से क्या अंदाज़ा हुआ? हम इस चैप्टर के अंदर वाइब्रेशन मोशन के अकॉर्डिंगली बॉडी को हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन को मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स की सूरत में भी स्टडी करेंगे। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है। जब हम वाइब्रेशन की बात करते हैं, वाइब्रेशन बॉडी होती है, वो अपने मेन पोजीशन के, मेन पॉइंट के आगे पीछे या ऊपर नीचे हरकत करती है। टू एंड फ्रो पोजीशन में भी, डायरेक्शन में भी वो वाइब्रेट करता है, या बैक एंड फोर्थ। वाइब्रेशन या हम इसको ऑसिलेशन का नाम दें तो अब देखते हैं कि इनकी डायरेक्शन कौन सी होती है। इनकी डायरेक्शन टू एंड फ्रो में भी हो सकती है और बैक एंड फोर्थ में भी इसकी डायरेक्शन में, सिमत में हरकत कर सकता है। ये असल में हार्मोनिक जो है वो एक स्पेशल काइंड है मोशन की। मोशन की स्पेशल काइंड को हम इसके अंदर क्या करेंगे? स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। अब हम देखते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारे पास होती क्या है। इट occurs when net force is directly proportional It occurs when net force is directly proportional the displacement
from its main position. It occurs when net force is directly proportional to the displacement from its main position. It's always directed towards mean position. ये एक छोटी सी स्टेटमेंट है जिस चीज़ हमने इस चीज़ के अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में बात की है। क्या बात की है? इट अकर्स व्हेन नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। जो बॉडी के ऊपर फोर्स नेट फोर्स अप्लाई की जाती है वो क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किस चीज़ के? डिस्प्लेसमेंट के, डिस्टेंस के, फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन। इट ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मेन पोजीशन। हमेशा बॉडी अपनी मूवमेंट जो होती है, अपनी मोशन को जारी रखता है किस सिमत में? मेन पोजीशन की सिमत में, अपने मेन मरकज़ की सिमत में, जिसके इर्द गिर्द वो वाइब्रेट कर रहा होता है या ऑसिलेट कर रहा होता है। अच्छा, ये थी हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल फ्री फॉल, जिसके ज़रिए से हम सिंपल और हार्मोनिक मोशन को स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कौन सी एग्जांपल है जिस चीज़ के ज़रिए से हमने इस चीज़ को डिटेल स्टडी करना है? फर्स्ट हमारे पास है मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। सेकंड हमारे पास कौन सी है? बॉल एंड बाउल सिस्टम, जिसको हमने इस चीज़ के अंदर स्टडी करना है। और थर्ड वन हमारे पास क्या है? मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। जब हम इनको इन तीन एग्जाम्पल्स की सूरत में स्टडी करेंगे तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम इजीली क्लियर कर पाएंगे, डिस्कस कर पाएंगे, समझ पाएंगे। वन बाय वन इस चीज़ को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मास अटैच टू अ स्प्रिंग क्या होता है हमारे पास, इस पे कैसे सिस्टम इम्प्लीमेंट होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन, इस चीज़ को अब देखते हैं हम। फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारे पास क्या थी? अ मास attached to a spring। हम एक स्प्रिंग को स्टडी कर रहे हैं जिसके साथ एक बॉडी अटैच है। किसी भी मैस का कोई भी उसका मैस है वो उस स्प्रिंग के साथ अटैच है। अब हम उस चीज़ को कैसे स्टडी करते हैं? इसको हम बाय डायग्रामेटिकली स्टडी करते हैं। डायग्राम देखेंगे कि उसकी डायग्राम क्या है। मैस अटैच टू अ स्प्रिंग की ये डायग्राम है हमारे पास, जिसके अंदर हमारे पास एक स्प्रिंग है और एक बॉडी जो है उसके साथ अटैच है। और उस स्प्रिंग का एक साइड जो है फिक्स है और दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है? एक बॉडी एम मैस के साथ उसके साथ क्या है? अटैच है। इसके अंदर हमारे पास मैस जो है वो किस पोजीशन पे है? मैस इसके अंदर हमने किस पोजीशन पे रखा हुआ? हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली बॉडी इसके साथ अटैच्ड है। एक स्प्रिंग हमने लिया है जो कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन के अंदर पड़ा हुआ है, जिसके ऊपर किसी किस्म की कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रही, फोर्स नहीं लगाई जा रही। अब हम इस चीज़ को कैसे वाइब्रेट कराएंगे? अब हम इस मैस के ऊपर
कोई भी एक फोर्स लगाते हैं जिसके ज़रिए से हम मैस को इस ओ पोजीशन से उठाते हैं, ये इसका मेन पोजीशन है, मेन पॉइंट है, जहाँ से हम इसके ऊपर फोर्स लगा के हम मैस को इस पोजीशन पे ले जाते हैं, तो इस पोजीशन को हम नाम दे देते हैं ए का। हमने मैस के ऊपर फोर्स एक्सर्ट किया है, फोर्स एक्सर्ट करके हम मैस को मूव करवा दिया है पोजीशन ए पे। जब हमने मैस को पोजीशन ए पे मूव करवाया है तो हमने जो इसके ऊपर फोर्स लगाई थी वो इस स्प्रिंग के अंदर क्या हो गई है, वो स्टोर हो गई है। उस फोर्स को क्या कहेंगे हम, रिस्टोरिंग फोर्स। उस फोर्स को क्या नाम देंगे, रिस्टोरिंग फोर्स। अब देखें कि ये बॉडी, ये स्प्रिंग हमारे पास अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे है। अब हम इस चीज़ को देखते हैं इस एग्जाम्पल के ज़रिए से। अब मैस एम कोई भी बॉडी है जिसके ऊपर हमने फोर्स लगाई है, फोर्स एक्सर्ट की है, उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, ए पोजीशन पे चला गया, उसने ये वाला जो पोर्शन है उसका उसके डिस्प्लेसमेंट पे आता है, डिस्टेंस पे आता है, ये उसने कवर किया है। कब कवर किया है, जब उसके ऊपर आपने एफ फोर्स लगाई है। जब एफ फोर्स उसके ऊपर लगी है और उसने फासला तय किया है, कोई भी डिस्प्लेसमेंट तय किया है, कवर किया है, तो यहाँ पे ए पोजीशन पे लेके हमने उसको क्या कर दिया, उसको रेस्ट पोजीशन पे ले गए हैं, वहाँ पे जाके उसको हमने रोक दिया। जैसे ही हम उसको ए पोजीशन पे लेके गए हैं, ए पोजीशन पे ले जाकर हमने उस बॉडी को फ्री कर दिया, हमने इस मैस को क्या किया, फ्री किया। जब हमने उसको इस पोजीशन पे जाकर फ्री किया तो उसके अंदर ये स्प्रिंग की स्ट्रेचिंग जो थी, स्प्रिंग क्या था, स्ट्रेचेबल था। इसको लिख देते हैं स्ट्रेचिंग। पोजीशन ए पे जब लेके गए हैं तो स्प्रिंग की क्या कंडीशन थी, वो कंडीशन में था, स्प्रिंग उस वक्त फुली स्ट्रेच था। जब हमने उसको ए पोजीशन पे ले जाकर फ्री कर दिया है तो उस वक्त उस बॉडी ने मूव करना शुरू किया है टूवर्ड्स मेन पोजीशन, अपनी मेन पोजीशन की तरफ। जब वो अपनी मेन पोजीशन पे आई है, ओ पोजीशन पे आई है, जो उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स थी उसने वहाँ पे उसको रेस्ट पोजीशन पे नहीं आने दिया। उसने क्या किया, रिस्टोरिंग फोर्स ने उसको मज़ीद उसके ओरिजिन से पीछे ले गई है और वो उस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे ले गई है, वो बी पॉइंट पे ले गई है। जब वो स्प्रिंग ओ ओरिजिन को छोड़कर बी पोजीशन की तरफ गया है, जितनी उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स थी वो रिलीज़ होगी, तो उस वक्त बी पोजीशन पे जाकर वो फिर क्या हुआ, रेस्ट पोजीशन पे आ गया। हम सबसे पहले रिस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन को देख लेते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन क्या है। अ रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज पुश और पुल ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन। A restoring force always push or pull। इन दोनों में किसी कंडीशन, किसी पोजीशन पे भी हो सकता है, पुश की पोजीशन में भी आ सकता है या पुल कंडीशन के अंदर भी हो सकता है। पुश और पुल the object performing a oscillatory motion। रिस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन क्या हुई, आ रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज पुश और पुल द ऑब्जेक्ट
performing a oscillatory motion towards the mean position. एक दफ़ा फिर से इसको रिपीट करते हैं, क्या डेफिनेशन हुई। A restoring force is always push or pull. The object performing a oscillatory motion towards the mean position is called restoring force. एक जिस्म, एक बॉडी, एक जिसके ऊपर एक फोर्स लगाई गई है, ऑलवेज हमेशा या वो किसी चीज़ को अपनी तरफ खींच रही होती है या धकेल रही होती है। पुश और पुल दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन कोई भी इस बॉडी के ऊपर अप्लाई हो सकती है, लेकिन दोनों ही अप्लाई होती हैं। किस हिम्मत के अंदर अप्लाई होती हैं वो फोर्स किस हिम्मत के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके ऊपर फोर्स किस हिम्मत में एक्सर्ट की गई है। उस सूरत में वो बॉडी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से पुश करेगा या पुल करेगा। ये पोजीशन पे था तो उसने अपनी मेन पोजीशन की तरफ मूव किया है, उसकी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो बॉडी कहाँ पे चला गया, बी पोजीशन पे चला गया। बी पे था, रिस्टोरिंग फोर्स उसी तरीके से उसके अंदर मौजूद है। वो उसने दोबारा क्या किया, दोबारा उसने क्या किया, अपनी रोटेशन को, अपनी वाइब्रेशन को बरकरार रखा है। कंटिन्यूसली वो मूव करता रहेगा ओ ओरिजिन के इर्द गिर्द। ये ओ ओरिजिन है, ये ए पोजीशन है, ये बी हमारे पास पोजीशन है। वो बॉडी अपनी ओ के इर्द गिर्द ही क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा। लेट अस सपोज फोर्स ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स डिस्प्लेसमेंट के। यहां पे हम हुक लॉ को देखेंगे। हुक्स लॉ, हुक्स लॉ यही कहता है कि आप किसी बॉडी के ऊपर जितना स्ट्रेस प्रोड्यूस करवाएंगे उतना ही उसके अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। जितनी उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, जितनी वो फोर्स एक्सर्ट करेंगे, वो उतना ही ज़्यादा फासला तय करेगा। फोर्स और एक्स डिस्प्लेसमेंट दोनों आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। अगर फोर्स बढ़ा दी जाएगी तो उसका फासला भी बढ़ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ जाएगा। फोर्स कम हो जाएगी तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को ख़त्म करते हैं। F इज इक्वल टू के एक्स के। इस के साथ जो माइनस की लामत है वो उसकी पोजीशन को जाहिर करती है कि वो किस पोजीशन पे है। के क्या चीज़ है, के एक कैरेक्टर है। के को हम बॉडी की स्टिफनेस भी कह सकते हैं या सॉफ्टनेस भी कह सकते हैं। ये उस स्प्रिंग की स्टिफनेस और सॉफ्टनेस को जाहिर करता है। अगर के की स्टिफनेस ज़्यादा होगी तो उसकी वैल्यू भी बड़ी होगी, अगर के की सॉफ्टनेस ज़्यादा होगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। यहाँ पे हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई होता है जो कि हमने 9th क्लास में पढ़ा था। F किसके इक्वल होता है, F किसके इक्वल होता है, ma के। यहाँ पे हमने क्या किया था, K की वैल्यू फाइंड की थी, इज इक्वल टू क्या होती है, F ओवर x के। F क्या है, मास, और एक्सलेरेशन क्या होता है, वेलोसिटी में तब्दीली की जो शरह होती है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। बॉडी मूवमेंट में है तो बॉडी एक्सेलरेशन में है। एक्सेलरेशन ऑलवेज अगेंस्ट होता है वेलोसिटी के। एक्सेलरेशन ऑलवेज अगेंस्ट वेलोसिटी। एक्सेलरेशन हमेशा वेलोसिटी के अगेंस्ट होता है, अपोजिट होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जब बॉडी मूवमेंट में है तो उसमें एक्सेलरेशन भी है, उसकी वेलोसिटी भी है। वेलोसिटी क्या होती है, तब्दीली की शरह होती है। कोई जिस्म कितनी उसके अंदर चेंजिंग आती है, अपने आप को कितनी पोजीशन पे जाके मूव कर रहा है।
एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, एम ए के हो गया हमारे पास। यहाँ पे हम एफ की वैल्यू पुट कर देते हैं, के बराबर इज इक्वल टू एम ए ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। के हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्सलेरेशन को फाइंड कर लेंगे। एक्सलेरेशन हमारे पास क्या आता है, के एक्स ओवर एम। ये हम किसी भी बॉडी का अगर एक्सलेरेशन फाइंड करना है तो हम इस तरीके से क्या करते हैं, उसको एक्सलेरेशन भी फाइंड कर लेते हैं। अच्छा, बॉडी जब हमारे पास ए पोजीशन पे था तो वो ओ पोजीशन पे आके क्यों नहीं रुका? उसके ना रुकने की सबसे बड़ी वजह जो है वो एक इनर्शिया भी है। इनर्शिया क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ mass and velocity। इनर्शिया के अंदर भी वेलोसिटी की बात आ गई। मैस जो कि हमारे पास एक अटैच है, मास और उसकी वेलोसिटी की जो प्रोडक्ट है कि जो उसने सफ़र को, फासले को तय किया, डिस्प्लेसमेंट को तय किया है। डिस्प्लेसमेंट में जो तब्दीली आई थी वो हमारे पास वेलोसिटी थी, जो डिस्प्लेसमेंट को उसने तय किया है वो हमारे पास क्या आया, इनर्शिया आ गया। सबसे पहली बात तो ये है, ये बॉडी अपने आप को बैक एंड फोर्थ के अंदर मूव करवाई जा रहा है कंटिन्यूसली। क्यों करवा रहा है? इसकी सबसे पहली ये भी है कि उसकी जो सरफेस है वो फ्रिक्शनलेस है। फ्रिक्शनलेस की वजह से भी वो अपने आप को कंटिन्यूसली मूव करवा रहा है। फ्रिक्शन होती तो हो सकता है कि वो एक दो रोटेशन के बाद बॉडी अपनी मेन पॉइंट पे जाके रुक जाती, लेकिन उसकी जो सरफेस है वो क्या है, वो फ्रिक्शनलेस है। दूसरी बात यह है कि उसके अंदर इनर्शिया भी स्टोर है। तीसरी बात यह है उसके अंदर हमारी रिस्टोरिंग फोर्स है। रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से भी इनर्शिया की वजह से वो अपने ओ पोजीशन के इर्द गिर्द क्या करेगा, अपने आप को मूव करवाएगा। ये पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया कि वजह से वो बॉडी जो होगा वो कंटिन्यूसली क्या करेगा, अपनी पोजीशन, अपनी मोशन को जारी रखेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा स्पीड उसकी होगी ओ पोजीशन पे, क्योंकि बी भी उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, ए भी उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। वो उसने अपनी रोटेशन को जारी रखा हुआ है अपने ओ ओरिजिन के इर्द गिर्द, जिसकी वजह से ओ पॉइंट पे जाके उसकी स्पीड क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। ए पोजीशन जो है वो भी एक्सट्रीम पोजीशन है, बी जो है वो भी एक्सट्रीम पोजीशन है। यहाँ पे वो बॉडी क्या होगा, वो रेस्ट की कंडीशन में होगा। अच्छा, इसकी टाइम पीरियड क्या होगा? इसके टाइम पीरियड को हम फाइंड करने के लिए थोड़ा सा फार्मूला डिस्कस करते हैं। T इज इक्वल टू 2 पाई m ओवर के अंडर रूट के। इसके ज़रिए से हम इस बॉडी का टाइम पीरियड निकाल लेते हैं कि बॉडी का टाइम पीरियड क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी देर तक उसी रोटेशन के अंदर कंटिन्यूस रहेगी, कि वो कितने टाइम पीरियड के अंदर अपनी मोशन को जारी रखेगा। इसके ज़रिए से हम उसकी टाइम पीरियड को निकाल लेते हैं। ये थी हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल, मैस अटैच टू आ स्प्रिंग, जो कि हॉरिजेंटली हमने उसको मूव करवाया। इसके बाद नेक्स्ट जो एग्जांपल है उनको हम देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अब मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।